अब जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ये कंपनी लॉ के सब्जेक्ट में से है, कंपनी लॉ। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कंपनी का क्या मतलब है। कहता है कि जिस प्रकार हम पार्टनरशिप के अंदर आए थे सोल ट्रेड की बिजनेस की कमी को पूरा करने के लिए, जब एक अकेला व्यक्ति बिजनेस कर रहा होता था तो बिजनेस मान लो अच्छे से नहीं हो रहा, तो हम कहां पे जाते थे? पार्टनरशिप में। अब पार्टनरशिप में भी मान लो कमियां आ रही हैं, उन कमियों को अगर हम ओवरकम होना चाहते हैं, उन कमियों से अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हम कहां पे आ जाएंगे? कंपनी में। तो कंपनी में क्या है? सिंपल सी बात कहता है कि कंपनी क्या है? एक नया व्यवसायिक संगठन को एक नया जन्म दिया गया। तो इस संबंध में निश्चित रूप से कहा नहीं जा सकता कि कंपनियों का शुरुआत हुआ कहां से था। स्टार्टिंग में क्या हुआ था? इसका जन्म हुआ था इटली में। इटली में हुआ था 12वीं शताब्दी में। तो इटली की गवर्नमेंट ने क्या किया था? लोगों से लोन लेने के लिए डिवेंचर इशू किए थे। अब इस डिवेंचर को इशू करने के लिए जनता ने क्या किया? एसोसिएशंस का निर्माण किया था, जो आधुनिक संयुक्त पूंजी वाली कंपनी से मिलते जुलते थे। मतलब जो मॉडर्न टाइम के अंदर हमारी जो ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज है ना, उससे मिलते जुलते थे। तो इंग्लैंड में भी कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 16वीं शताब्दी में हुई। और भारत में कब हुई? भारतीय कंपनी अधिनियम के अंतर्गत। अब भारत में संगठन ये कब बना था? अंग्रेजों के आगमन के बाद। कंपनी अधिनियम 1850 पारित होने के बाद हुआ। तो स्वतंत्र भारत में कंपनी संगठन का आरंभ कब हुआ? भारतीय कंपनी अधिनियम 1950 पारित होने के बाद हुआ। तो पिछली 2 शताब्दियों से पूरे वर्ल्ड की प्रोडक्शन में बहुत बड़े बड़े चेंजेस हुए हैं। एक जगह तो यहां पर इंडस्ट्रियल क्रांति हुई है, और दूसरी जगह पर बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन की जो प्रोसेस है उसका उद्गम हुआ है। तो कह रहा है कि जो वर्ल्ड का आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक कलेवरी है ना, वो पूरा का पूरा चेंज हो गया है। पूरा बाजार अब क्या बन गया है? नेशनल से इंटरनेशनल हो गया है। तो पूरे वर्ल्ड की बढ़ती आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए अधिक मात्रा में अब हमको प्रोडक्शन की जरूरत को अनुभव किया गया है। अब बड़े लेवल पर हमको मनी का, कैपिटल का कलेक्शन करना जरूरी नहीं, बहुत कंपलसरी सा फील हो रहा है, क्योंकि अब हमको जो प्रोडक्शन करना पड़ता है ना, पूरे वर्ल्ड के लिए करना पड़ रहा है। पहले तो हम खुद की कंट्री के लिए, एक शहर के लिए या सिटी के लिए कर लेते थे, पर आज मार्केट हमारी नेशनल से इंटरनेशनल हो गई है। पूरे वर्ल्ड की जरूरतों को पूरा करना है, तो कैपिटल भी हमको ज्यादा चाहिए। तो इसलिए कंपनियां बननी शुरू हो गई। तो अगर अब आपको बड़े मात्रा में पूंजी चाहिए तो बड़े व्यापार करने पड़ेंगे, तो आपको पूंजी की जरूरतों को पूरा करना पड़ेगा। तो अगर बड़ी मात्रा में अगर आपको कैपिटल चाहिए, तो ये कैपिटल आपकी सोल ट्रेडर से या पार्टनरशिप से पॉसिबल नहीं हो पा रही थी। तो इसीलिए क्या आ गया एग्जिस्टेंस में? जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी का उद्गम हुआ 2 रीजन से हुआ। पहला रीजन, हमारी जो जरूरतें थी ना, वो जरूरतें एकाकी व्यापार से और पार्टनरशिप से पूरी नहीं हो पा रही थी। दूसरा कारण क्या था? हमारा जो मार्केट चला गया था ना, वो नेशनल से इंटरनेशनल पे चला गया था। इसलिए कंपनियों की जरूरत हुई, कंपनियां एग्जिस्टेंस में आनी जरूरत हुई। क्या बता रहा है? 2 कारण। पहला कारण, हम सोल ट्रेड से और पार्टनरशिप से अच्छे से काम पूरा नहीं कर पा रहे थे। दूसरा कारण क्या है? हमको पूरे वर्ल्ड लेवल पर काम करना था, औद्योगिक क्रांति आ गई थी। तो इस वजह से कंपनियां एग्जिस्टेंस में आई। अब कहता है जो हमारा जो मेन टॉपिक है, वो हमारा जो मेन टॉपिक आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, वो है फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी। फॉर्मेशन ऑफ कंपनी की बात करें तो यहां पे फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के अंदर हमारे पास 4 टॉपिक होंगे। ना नाम, एक सेकेंड। तो फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के अंदर हमारे पास 4 टॉपिक आने वाले हैं। सबसे पहले हमारे पास आने वाला है, इसको हम बोल सकते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ ए कंपनी। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी के अंदर जो फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास है, वो है प्रमोशन ऑफ ए कंपनी। प्रमोशन ऑफ कंपनी के बाद हम जो बात करते हैं दैट इज रजिस्ट्रेशन ऑफ ए कंपनी। फिर हम बात करते हैं हमारी कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज। फिर हम क्या करते हैं, उसके बाद हमारा बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। मतलब अगर हम किसी भी कंपनी की रजिस्ट्रेशन की बात करें, तो कंपनी के रजिस्ट्रेशन में सबसे पहले हमारे पास क्या आता है? हमको प्रमोशन का काम करना पड़ता है। प्रमोशन के काम के बाद हमको क्या करना पड़ता है? उसका रजिस्ट्रेशन का काम करना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन के अंदर काफी सारी डीपली बातें आएंगी।
रजिस्ट्रेशन के बाद हम क्या करते हैं, कैपिटल कलेक्ट करने की बात करते हैं। पैसा कहाँ कहाँ से आएगा। फोर्थ नंबर पे हम बात करते हैं हमारा कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस, मतलब हम बिजनेस की यहाँ पर स्टार्ट होने की बात करते हैं। तो यहाँ पर जो चारों के चारों पॉइंट हैं हमको थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करने होंगे। तो कंपनी को रजिस्ट्रेशन कराने की हमारे पास 4 स्टेजेस होती हैं। द फर्स्ट स्टेज है वो हमारे पास प्रमोशन, फिर हम कराएंगे रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन के बाद कैपिटल कलेक्ट करना। कैपिटल अगर हमारे पास ढंग से आ गई तो हम क्या करेंगे, फिर बिजनेस को स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये चारों के चारों टॉपिक हमको थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करने हैं। तो इन चारों टॉपिक के अंदर जो फर्स्ट टॉपिक है वो हमारा टॉपिक कौन सा है, कंपनी के प्रमोशन की। कंपनी के प्रमोशन का क्या मतलब है, कंपनी के प्रमोशन का मतलब है कि कंपनी को बनाने में ये जो प्रमोशन स्टेज है ये पहली सीढ़ी है। इसके आधार पर कंपनी के निर्माण हो तो काफी सारी कार्रवाई करनी पड़ती है। तो कंपनी का निर्माण आरंभ करने से पहले कुछ लोग मिलकर किसी बिजनेस को शुरू करने की कल्पना करते हैं। मतलब कुछ लोग हैं बिजनेस को मिलने की कल्पना करेंगे, ऐसा होगा वैसे होगा, ये माल लगाएंगे वैसा माल लगाएंगे, मार्केट में ये करना है मार्केट में वो करना है। तो ये सारी की सारी बातें क्या होती हैं, ये कंपनी के प्रमोशन की स्टेज होती हैं। सामग्री के बारे में सोचना, लेबर के बारे में, मशीनों के बारे में, कहाँ से आएगा, लीगल रजिस्टेंस कैसे होगा, इसके हम रजिस्ट्रेशन कैसे कराएंगे, ये सारी की सारी बातें हम पहले से ही सोच लेते हैं। तो कंपनी का जब हम प्रमोशन करा रहे होते हैं तो प्रमोशन के अंदर कुछ स्टेजेस होती हैं। कंपनी की प्रमोशन की कुछ स्टेजेस होती हैं। तो स्टेजेस के अंदर सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी भी आइडिया को डिस्कवर करते हैं कि हमको प्रोडक्ट बनाना है, सर्विस बनानी है, मार्केट में उतरना है, नया प्रोडक्ट बनाना है, पुराना प्रोडक्ट बनाना है, कोई नई खोजबीन करेंगे। तो ये सारी बातें हमारी मन में आती हैं। तो ये है विचारों की खोज। विचारों की खोज के बाद हम क्या करते हैं, जिस बात के बारे में मैंने सोचा था ना उसके बारे में अब हम क्या करूंगा, डिटेल में स्टडी करूंगा। डिटेल में स्टडी करने का मतलब है जो मैंने सोचा था ना वो ये देखूंगा कि उसके लिए लेबर कितनी चाहिए, प्रोडक्ट कितना चाहिए, मार्केट कितना चाहिए, मटेरियल कितना चाहिए, मार्केट कौन सी होगी, ये वो थोड़ा सा और ज़्यादा आप डिटेल में जाने वाले हो। तो प्रमोशन के अंदर सबसे पहले आपने क्या किया, एक आइडिया सोचा, विचार की खोज की, उस विचार के ऊपर थोड़ा सा आपने अब डिटेल में स्टडी करना स्टार्ट किया कि जो मैं प्लानिंग करके चल रहा हूँ उसके लिए लैंड, लेबर, कैपिटल, मनी, ये वो सब कुछ आपने बहुत डिटेल में सोचा है। डिटेल में सोचने के बाद आप क्या करते हो, जो हमारे पास जो आवश्यक सामग्री होती है ना उसको इकट्ठा करने का काम करते हो। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, काफी सारे लोगों से हम बात करेंगे, उनसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, काफी सारे जो मेन हमारे स्पेशलिस्ट लोग होंगे, विशेषज्ञ होंगे, उनसे हम मीटिंग करेंगे। तो काफी सारे लोगों से हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम कलेक्शन की बात कर रहे हैं, असेंबलिंग की बात कर रहे हैं। जब असेंबलिंग होगी तो हम उसके बाद क्या करेंगे, फाइनेंस की कलेक्शन की बात करेंगे। अब हमको पैसे की व्यवस्था करनी है, पैसा कहाँ से आएगा, कब आएगा, क्योंकि मेन काम हमारा पैसे से ही है। क्योंकि पैसा होगा तो हम खुद को भी सैलरी दे पाएंगे, कलेक्शन भी कर पाएंगे, जो हमको काम स्टार्ट करना है वो काम भी कर पाएंगे। तो अभी तक हम बात कर रहे हैं प्रमोशन के अंदर ही। तो प्रमोशन के अंदर सबसे पहले हमने दिमाग में विचार लाया, उसके ऊपर खोजबीन की, फिर मैंने रिसोर्सेज कलेक्ट किए, असेंबल किए, फिर मैंने पैसा इकट्ठा किया। तो हम क्या बात कर रहे हैं, कंपनी की 4 स्टेजेस होती हैं, जिसमें से पहली स्टेज कौन सी थी, प्रमोशन। ये अभी हम पहली स्टेज की ही बात कर रहे हैं। तो प्रमोशन का काम जो करता है, ये जो प्रमोशन का जो काम करता है, जो पहली स्टेज प्रमोशन की होती है, ये जो काम करता है इसको हम क्या बोलते हैं, प्रमोटर। प्रमोटर को हिंदी में बोलते हैं प्रवर्तक। तो जो भी इंसान कंपनी के प्रमोशन के बारे में सोचता है, खोजबीन करता है, सारे रिसोर्स इकट्ठे करेगा, कंपनी का रजिस्ट्रेशन भी करवाएगा, सारे काम जिसने करने हैं वो कौन हो गया, प्रवर्तक। इंग्लिश में बोलते हैं प्रमोशन, प्रमोटर सॉरी। तो कंपनी के निर्माण कार्य के जन्मदाता कौन होते हैं, प्रवर्तक होते हैं, बोले तो प्रमोटर। प्रमोटर क्या करेंगे, नए विचार की खोजबीन करेंगे और उसको प्रैक्टिकल वे में लेके चलने वाले हैं। तो जिस इंसान के मन में सबसे पहले थॉट आता है ना कि कंपनी बनाने के बारे में, तो कौन होते हैं, प्रमोटर होते हैं। अब प्रमोटर क्या करेगा, रिसर्च करेगा, एक फिक्स काम के अकॉर्डिंग, फिक्स प्लानिंग के अकॉर्डिंग कंपनी का निर्माण करता है, आवश्यक सामग्री इकट्ठी करता है, आप स्टार्टिंग के खर्चे करता है, कंपनी का संचालन करता है। तो ये सारे काम कौन करता है, ये सारे काम जो करता है उसको कहते हैं हम प्रमोटर। तो यदि अगर प्रमोटर रिस्क ना लेना तो कंपनी बन भी नहीं सकती। तो प्रमोटर बहुत सारे रिस्क भी लेता है। तो हालांकि परिवर्तक की, ये हमारा जो प्रमोटर है ना, प्रमोटर की कह रहे हैं कि कोई डेफिनेशन नहीं दी हुई, फिर भी एक डेफिनेशन सिंपल सी दी हुई है, आप पीडीएफ में स्टडी कर लेना, क्योंकि पीडीएफ के अकॉर्डिंग
आप स्टडी कर पाएंगे डेफिनेशन तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये डेफिनेशन आई थिंक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बट अब हम बात कर रहे हैं कि ये जो प्रवर्तक होता है, ये जो प्रमोटर होता है, प्रमोटर की सबसे खास बात क्या होती है, टैक्टिक्स क्या होती है। कहता है कि जो प्रमोटर होता है ना, एक व्यक्ति होता है। अब व्यक्ति का मतलब ये नहीं है कि सिंगल बंदे से, प्रवर्तक का मतलब एक कंपनी हो सकती है, एक संघ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ लोग मिलकर भी प्रमोटर हो सकते हैं। तो प्रमोटर का मतलब एक सिंगल पर्सन से ही नहीं है। प्रमोटर का मतलब एक फर्म, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी, ये भी प्रमोटर हो सकती है। दूसरी बात, प्रमोटर कौन, प्रमोटर की सबसे खास बात क्या, जिसके मन में कंपनी के निर्माण का विचार उत्पन्न आता है। फिर प्रमोटर कौन, जो विचार को प्रैक्टिकल वे में शेप देता है। फिर कहता है कि जो प्रमोटर का जो नाम है ना, वो नाम नहीं, काम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि लोग जब प्रमोटर को जानते हैं तो प्रमोटर को इसलिए नहीं जानते कि उसका नाम है, वो उसके काम से जानते हैं, क्योंकि उसने काम बहुत अच्छा किया है। फिर अगली बात है कि ये जरूरी नहीं है कि जो कंपनी प्रमोटर बनाने जा रहा है, ये जरूरी नहीं है कि जो कंपनी प्रमोटर बनाने जा रहा है उस कंपनी में वो शेयर भी परचेज करेगा। तो ये जरूरी नहीं होता। तो अगली बात आती है फंक्शंस क्या है प्रमोटर के। क्योंकि प्रमोटर का टॉपिक आपके सिलेबस में दिया हुआ है, इसलिए मैं थोड़ा सा डिटेल में लेके चल रहा हूँ। तो प्रमोटर के जो फंक्शंस होते हैं वो क्या, कंपनी के निर्माण का विचार बनाना, उसकी संभावनाओं को देखना, कंपनी को शुरू करने से पहले जो भी समस्याएं आती हैं मटेरियल को लेकर, जगह को लेकर, उस पर विचार करना। फिर किसी बिजनेस को खरीदना है या नया परचेस बिजनेस खड़ा करना है, या किसी से क्या हम कॉन्टेक्ट करना है, ये सारे काम करना। फिर संचालकों के रूप में काम करने वाले व्यक्तियों का चुनाव करना, उनकी सहमति प्रदान करना। फिर कंपनी का क्या नाम होगा, क्या उद्देश्य होगा, क्या कैपिटल होगी, कंपनी के लिए बैंकर्स, ऑडिटर, दलाल, वैधानिक सलाहकार आदि का चुनना। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम एसोसिएशन, प्रोस्पेक्टस रेडी करना, कंपनी के रजिस्ट्रेशन के टाइम पर अवेलेबल रहना, संपत्ति के सेलर, अंडरराइटर और जो भी हमारे ट्रस्टीज होते हैं उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट करना। फिर कंपनी के रजिस्ट्रार से हमें क्या करना, रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट प्राप्त करना। फिर प्रोस्पेक्टस को इशू करना, फिर उसकी एडवर्टाइजमेंट का भी मैनेजमेंट करना। तो ये सारे के सारे काम किसके हैं, ये सारे के सारे काम है प्रमोटर्स के। अब नेक्स्ट टॉपिक भी आपके सिलेबस में दिया हुआ है कि एक लीगल पोजीशन प्रमोटर की क्या होती है। लीगल पोजीशन प्रमोटर के अंदर ना हमारे पास 3-4 बातें मन में आती हैं। क्या, पहली बात तो आती है, क्या प्रमोटर कंपनी के एजेंट के रूप में काम करता है। दूसरी बात, क्या प्रवर्तक कंपनी के ट्रस्टी के रूप में काम करते हैं। क्या प्रमोटर कंपनी के स्वामी होते हैं। क्या प्रमोटर कंपनी के अधिकारी या सेवक होते हैं। तो ये सारी की सारी बातें हैं। क्यों ये चारों क्वेश्चन हमारे मन में क्यों आते हैं, ये चारों क्वेश्चन हमारे मन में इसलिए आते हैं क्योंकि प्रमोटर रियलिटी में क्या होता है, कंपनी की स्टार्टिंग जो प्लानिंग से लेकर बिजनेस के स्टार्ट होने तक काफी सारे काम करते हैं, काफी सारी सेवाएं देते हैं। तो प्रमोटर की जो सेवाएं होती है ना, वो असाधारण होते हुए भी क्या होती है, काफी सारी होती हैं। तो जो कंपनी प्रपोजल में होती है ना, तो उसके बारे में बहुत कुछ सोचता है। तो प्रमोटर के मन में हमारे लिए ये भी आता है, लेकिन प्रश्न ये है कि ये सभी कार्य किसके कहने से करता है। प्रमोटर ये सारे जो काम करता है किसके कहने से करता है, किसके ऑर्डर से करता है, किसके इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग करता है। तो ऐसी स्थिति में कैसे करता है, तो इन बातों को स्पष्ट करने के लिए 4 प्रश्नों पर विचार करना पड़ेगा। क्या प्रमोटर कंपनी के एजेंट के रूप में काम करता है या ट्रस्टी के रूप में काम करता है। क्या प्रवर्तक जो प्रमोटर कंपनी के मालिक होते हैं, या प्रवर्तक कंपनी के अधिकारी होते हैं, या सेवक होते हैं। तो इन छोटी छोटी बातों के आंसर आपको मिल जाएंगे। क्या, देखो, कहता है कि जब प्रमोटर किसी भी कंपनी के लिए काम शुरू करता है ना, जब प्रमोटर किसी भी कंपनी के लिए काम शुरू करता है तो कंपनी रियलिटी में उस टाइम एग्जिस्टेंस में होती नहीं है। कंपनी थोड़ी ना बनी होती है, क्योंकि कंपनी के बारे में तो अभी वो सोच रहा है कि कंपनी बनाना है। कंपनी बनाने के लिए वो कंपनी के दूसरे लोगों से कॉन्ट्रैक्ट भी करता है। कंपनी तो अभी है ही नहीं, अभी तो उसने कंपनी बनाने के बारे में सोचा है। तो कंपनी तो है ही नहीं, तो कंपनी बनाने के बारे में तो अभी तो वो सोच रहा है। तो अभी वो हमारे पास कोई कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट के अभाव में जो नियोक्ता तथा एजेंट के संबंध उत्पन्न नहीं होते। तो जबकि कंपनी के एजेंट, ट्रस्टी, अधिकारी या सेवक ऐसे पद होते हैं जो कंपनी के साथ अनुबंध के बाद ही होते हैं। तो कंपनी अपने नाम में किसी प्रकार का अनुबंध अपने रजिस्ट्रेशन के बाद ही कर सकती है। अतः कंपनी की स्थापना से पहले, मतलब कंपनी जब तक बनी नहीं है ना, तब तक हम प्रमोटर को कंपनी के एजेंट के रूप में कार्य करता है, ना ट्रस्टी, ना वो किसी कंपनी का अधिकारी है, ना सेवक के रूप में। तो कंपनी
पहले प्रवर्तक न तो कंपनी के एजेंट के रूप में काम करता है, ना ट्रस्टी के रूप में, या कंपनी का कोई मेंबर है, ना कंपनी का कोई सेवक है। तो जब तक कंपनी बनी नहीं है तो सोच के देखो, जब तक कंपनी बनी नहीं है तो कंपनी का एजेंट कैसे हो गया? तो कंपनी के एजेंट के रूप में वो काम नहीं करता, ना कंपनी का अधिकारी होता, ना कंपनी का डायरेक्टर होता, ना कंपनी का सेवक होता। हाँ, फिर दूसरा प्रश्न आ रहा है कि कंपनी के स्वामी होते हैं। अरे कंपनी के स्वामी भी कहां से होते हैं? कंपनी तो बनी नहीं है, कंपनी तो बनी नहीं है। हाँ, वो बात अलग है, कंपनी बन जाए, कंपनी के बन जाने के बाद वो कंपनी के शेयर खरीद ले, तब तो स्वामी बन जाएगा। बड़ी कंपनी तो बनी नहीं है, कंपनी के बनने से पहले कंपनी के स्वामी कहां से हो गए? तो कंपनी का स्वामी उसको नहीं कह सकते। तो ऐसी ऐसी बातें हैं जिसमें लिखा हुआ है कंपनी अधिनियम में प्रमोटर की क्या पोजीशन है, इसका उल्लेख नहीं है। तो कंपनी के बीच में उसका क्या रहेगा, इसका क्लियर नहीं होता है। तो लीगल पोजीशन के बारे में नहीं लिखा हुआ है, फिर भी कंपनी के लेकर कुछ छोटी छोटी बातें हैं कंपनी अधिनियम के अंदर दी हुई हैं। प्रमोटर की कुछ लाइबिलिटीज होती हैं। पहली लाइबिलिटी क्या है? विश्वास आश्रित संबंध होने के नाते दायित्व। हालांकि कंपनी अभी तक शुरू नहीं हुआ है, फिर भी कंपनी के लिए काम तो कर रहा है ना। तो पहला ये होना चाहिए कि भाई वो कंपनी के नाम पे, कंपनी बनाने के नाम पे गड़बड़ ना करे। पता चले कि उसने कंपनी बनाई भी नहीं है, उससे पहले धोखाधड़ी स्टार्ट कर दी है। तो पहली बात तो ये है कि उसको विश्वास के साथ काम करना चाहिए, क्योंकि प्रमोटर ही गड़बड़ करने स्टार्ट करते हैं तो लोग कंपनियां बनानी बंद कर देंगे। तो पहली उसकी जिम्मेदारी यही है कि विश्वास अपना बना के रखे। दूसरी बात क्या है? वो जब भी कोई चीज पब्लिश करे तो उस पब्लिश करने के अंदर वह कोई भी झूठी बात ना लिखे, धोखे वाली बात ना लिखे, मिथ्या कोई भी स्टेटमेंट ना दे, झूठी स्टेटमेंट ना दे। क्योंकि अगर वो कोई झूठी स्टेटमेंट देता है और उसका प्रभाव किसी और के ऊपर आता है तो अल्टीमेटली नुकसान सबका होने वाला है। तो वो फिर क्या करेंगे? केस भी कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर कपट, सत्ता दुरुपयोग व कर्तव्य भंग के लिए दायित्व। तो अगर कोई इंसान ऐसा काम करता है तो वो अपराध का दोषी है, जो धारा 339 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। तो उस इंसान को 5 साल की जेल भी हो सकती है। तो उसको, प्रमोटर को ध्यान रखना है वो लाइबिलिटीज ना क्रिएट करे, कोई फ्रॉड का काम ना करे, किसी से धोखाधड़ी ना करे, कंपनी बनाने के नाम पे किसी से पैसा ना ठगे। अगर वो ऐसा करता है तो क्या करेगा? कर्तव्य भंग का दोषी पाया जाएगा, मतलब उसने ड्यूटीज अच्छे से नहीं निभाई। तो कोर्ट क्या करेगी उसके ऊपर? चल भाई अंदर चल तू 5 साल के लिए। तो ऐसा भी हो सकता है। फिर दिवालिया होने पर दायित्व। यदि प्रमोटर दिवालिया हो जाता है तो उसकी संपत्ति कंपनी के ऋणों के लिए दायी होगी। मतलब प्रवर्तक, प्रमोटर अगर दिवालिया हो जाता है तो कोर्ट क्या करेगा? उसकी प्रॉपर्टी को सेल कर देगा। सेल करके क्या करेगा? कोर्ट क्या करेगा? उसकी प्रॉपर्टी को सेल करके जो पैसा आएगा वो कंपनी की जो भी लोन होंगे उनको पेमेंट करने में हम यूज करने वाले हैं। फिर अगर प्रमोटर की डेथ हो जाए तो कंपनी क्या करेगी? प्रवर्तक की संपत्ति से हर्जाना और हानि वसूल कर सकती है। कंपनी के समापन पर दायित्व। कंपनी के समापन पर कोई व्यक्ति जिसने कंपनी के प्रवर्तन के रूप में भाग लिया, संपत्ति या शक्तियों का दुरुपयोग किया है, अगर कंपनी मान लो वाइंड अप हो रही है, लिक्विडेशन की टाइम आ गई है, और हमको उस टाइम देखना है कि प्रमोटर ने कोई गड़बड़ तो नहीं की थी, कंपनी के नाम पे कोई धोखा तो नहीं किया था। अगर किया था फिर उसके ऊपर फिर भी एक्शन लिया जा सकता है, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अगली बात आती है प्रमोटर की क्या क्या ड्यूटीज हो सकती हैं। प्रमोटर की क्या क्या ड्यूटीज है? पहली बात, यदि प्रमोटर ने कोई निजी व्यवस्था लाभ कमाने के लिए की है तो इसका स्पष्टीकरण कंपनी को देना होगा। मतलब कंपनी के प्रमोशन का काम चल रहा है, प्रमोटर को अपनी ड्यूटीज बहुत अच्छे से देनी चाहिए, ईमानदारी से काम करना चाहिए, बट वो क्या कर रहा है? खुद का प्रॉफिट कमाने के लिए अलग से कुछ काम धंधे छेड़ के बैठ गया है। तो वो क्या करना? इस बात का क्लैरिफिकेशन कंपनी को दे, रजिस्ट्रार को दे कि मैंने गड़बड़ की है, मैंने अपना प्रॉफिट अपने बेनिफिट के लिए काम किया है। दूसरी बात, अगर उसने कोई सीक्रेट प्रॉफिट कमाया है तो उसके बारे में भी हिसाब कंपनी को देना होगा। सही इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी होगी, जो भी उसने काम की है सही देना होगा। फिर कह रहा है कि उन सभी प्रॉफिट्स को भी प्रकट करना होगा जो उसने ट्रस्टीज के रूप में कमाए हैं। मतलब उसने कंपनी के ट्रस्टी के रूप में काम किया था ना, तो ट्रस्टी के रूप में काम करते हुए भी उसको अगर कुछ प्रॉफिट हुए हैं तो उसको डिस्क्लोज करना होगा। ये प्रमोटर की ड्यूटीज होती हैं। अब बात आती है कि प्रमोटर को हम सैलरी या वेजेस कैसे देंगे? उसको हम दे सकते हैं नकद राशि, या उसको हम दे सकते हैं कंपनी के भाई शेयर खरीद लियो, या शेयर प्लस कैश भी हो सकता है, या उसको हम कमीशन भी दे सकते हैं,
मान लो उसने कंपनी की प्रॉपर्टीज परचेज की हैं, तो प्रॉपर्टी जैसे से परचेज करेगा उसके ऊपर कमीशन या संपत्ति पर लाभ। तो प्रमोटर को सैलरी या कमीशन या देने की ये एक ऐसी रीति भी है जिसमें व्यापार अथवा संपत्ति खरीद कर उसने अधिक मूल्य पर कंपनी को बेच दे, इससे लाभ प्राप्त कर ले, लेकिन ऐसा लाभ अनुचित नहीं होना चाहिए। तो प्रमोटर क्या कर सकता है, प्रमोटर कहीं बाहर से प्रॉपर्टी खरीदे, कंपनी को बेच दे और बीच में जो नॉर्मल सा प्रॉफिट हो वो रख सकता है। तो ऐसा भी प्रमोटर कमाई कर सकता है, पर ये कमाई इलीगल तरीके की नहीं होनी चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी, कंपनी को 2 करोड़ में टपा दी, खुद का प्रॉफिट भी 1 करोड़ कमा लिया, तो ये गलत तरीका है। मार्केट में जो जेन्युइन रेट चल रहा है प्रॉपर्टी के ऊपर कमाई करने का, वो कमा ले, बट अगर आप फालतू का कुछ करोगे तो वहां पर वो गलत है, फिर वहां पे आपके ऊपर एक्शन भी हो जाएगा। तो मतलब प्रमोटर को अगर हमने कुछ पेमेंट करनी है तो पेमेंट कैसे कर सकते हैं, या तो कैश में दे दो, या शेयर्स में दे दो, या कैश प्लस कमीशन, या कैश प्लस शेयर्स, या कमीशन की फॉर्म में, या चौथा उन्होंने एसेट्स के ऊपर, अगर भाई तूने कमाई करनी है तो वैसे कर ले। ठीक है, तो ऐसा भी होता है। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेना ध्यान से, नॉलेज के लिए बहुत अच्छा है। मैं आपको एक बार फिर से बता रहा हूं, ध्यान से समझ लेना। कंपनी की रजिस्ट्रेशन की कितनी स्टेजेस हैं, 4। पहली स्टेज कौन सी है, प्रमोशन की। दूसरी स्टेज कौन सी है, रजिस्ट्रेशन की। तीसरी स्टेज कौन सी है, हमारे पास कैपिटल कलेक्ट करने की। चौथी स्टेज कौन सी है, बिजनेस को स्टार्ट करने की। अभी तक हम पता कहां पे काम कर रहे हैं, प्रमोशन के अंदर। सबसे पहले हमने स्टडी किया था कि प्रमोशन क्या होता है, प्रमोशन की स्टेजेस कौन सी होती हैं। फिर हमने प्रमोशन करने वाले बंदे के बारे में स्टडी कर रहे हैं, प्रमोशन करने वाला बंदा कौन सा होता है, प्रमोटर। तो अभी तक हम यहीं पे घूम रहे हैं, अभी तक यहाँ पे तो हम गए भी नहीं है अभी तक, ध्यान रखना। तो अभी तक हम क्या कर रहे हैं, प्रमोशन के बारे में स्टडी कर रहे थे, फिर प्रमोटर के बारे में स्टडी कर रहे थे। प्रमोटर कौन होता है, प्रमोटर की क्या ड्यूटी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रमोटर को क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। तो अभी भी जो टॉपिक आ रहा है ना, ये प्रमोटर का ही आ रहा है, ध्यान रख लेना। तो प्रमोटर कौन, प्रमोटर की लीगल पोजीशन क्या होती है। सिंपल सी बात है, एक ना केस हुआ था, केस के अंदर उन्होंने क्या देखा, एक वकील ने कंपनी की रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कंपनी के पार्षद सीमा नियम और पार्षद अंतर नियमों को तैयार किया और आवश्यक फीस और खर्चों का भुगतान किया। उसने ये काम कुछ व्यक्तियों के आदेश पे किया, और जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो गया तो कंपनी के संचालक बने। तो कंपनी के समापन उसने फीस और खर्चे की राशि की मांग की। तो कोर्ट ने यह ऑर्डर दिया कि वकीलों के कार्यों का लाभ उठाने के बावजूद भी कंपनी का उसे खर्चों आदि का भुगतान करने का कोई दायित्व नहीं था। मतलब कंपनी के रजिस्ट्रेशन होने से पहले जो वो काम करता है ना, तो जो भी खर्चे करता है, तो उसके लिए आप कोई कानूनी दावा नहीं कर सकते। तो उसकी लीगल पोजीशन ऐसी ही होती है, कंपनी बनने से पहले उसने जो भी काम किए होते हैं उनके लिए वो रिस्पॉन्सिबल कई बार होता भी है, कई बार नहीं भी होता। फिर भी यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कोर्ट में एक केस हुआ था, रजिस्ट्रेशन कराने से पहले उसने जो भी खर्चे किए थे उसने दावा प्रस्तुत किया कि मेरे को दे दो, तो कंपनी को वो खर्चे पे करने नहीं पड़े, क्योंकि कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया था, ऐसा कुछ हुआ था। तो उसकी लीगल पोजीशन होती है रजिस्ट्रेशन कराने से पहले, स्टार्टिंग के जो मतलब रजिस्ट्रेशन कराने से पहले जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना, कंपनी बनाने से पहले क्या होते हैं, हमारे काफ़ी सारे लोगों से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। किसी से हमने बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, किसी से हमने मशीन खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, किसी से ये कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट। तो कंपनी के स्टार्टिंग में कुछ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो उन कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पर उसकी लीगल पोजीशन क्या होती है। फिर बात आती है कि फ्लोटेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। देखो अभी तक हमने प्रमोशन स्टेज पढ़ ली, ये प्रमोशन स्टेज का टॉपिक हमारा पूरा हो गया, ऐसा समझ लो अभी। ठीक है, तो प्रमोशन स्टेज हमारी पूरी हो गई है। अब हम चल रहे हैं हमारे रजिस्ट्रेशन स्टेज की ओर। कहाँ चल रहे हैं, रजिस्ट्रेशन स्टेज। मतलब हमने मान लो सब कुछ सोच लिया, हाँ करते हैं, बट पकड़े भी जाते हैं, क्योंकि कभी कभी भगवान का कैमरा तो ऑन होता है ना, कभी कभी हमारा सीसीटीवी तो बंद होता है, कभी हम खुद की सीसीटीवी की तो तार काट देते हैं ना। तो जब भगवान का सीसीटीवी लगा हुआ तो लगा होता है ना, तो फंसता तो है इंसान कहीं ना कहीं से। ठीक है, अब बात आती है कि कंपनी की रजिस्ट्रेशन की बात। यहाँ पे हमने तक, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, अभी तक हम प्रमोशन के अंदर घूम रहे थे, प्रमोशन क्या होता है, प्रमोटर कौन होता है, ये है वो है। अब हम चल रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज रजिस्ट्रेशन। अब रजिस्ट्रेशन के अंदर क्या आएगा, ध्यान से देखना। जब हमने सारी बातें सोच ली तो अब क्या करेंगे, हम कुछ ना स्टार्टिंग में कुछ एक्टिविटीज करते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रारंभिक क्रियाएं। प्रारंभिक क्रियाओं में ना कुछ टॉपिक आने वाले हैं, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट 2, ये वाला जो टॉपिक है ना, ये वाला जो टॉपिक प्रारंभिक
स्टार्टिंग की कुछ एक्टिविटी होती हैं। स्टार्टिंग की एक्टिविटीज के अंदर कुछ टॉपिक आने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रजिस्टर्ड ऑफिस देखेंगे। तो जिस जगह पर, जिस स्टेट में हम काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप रजिस्टर्ड ऑफिस ढूंढोगे। रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे है, तो वहाँ पे आपको देखना पड़ेगा। फिर क्या करना है, कंपनी का आपको नाम डिसाइड करना पड़ता है। कंपनी का नाम डिसाइड करने के बाद ना, फिर आप क्या करना, देखना कुछ अलग अलग आपको अपॉइंटमेंट भी करनी पड़ेंगी। अपॉइंटमेंट किस किस की, किसी अंडरराइटर की, कोई दलाल होगा, कोई बैंकर होगा, कोई कानूनी सलाहकार होगा, कोई ऑडिटर होगा। तो ये सारी आप अपॉइंटमेंट कर लेना, ठीक है, क्योंकि अपॉइंटमेंट करने के बाद ना उन लोगों के साइन भी लेने पड़ते हैं। फिर कुछ हमको डॉक्यूमेंट्स रेडी करने पड़ते हैं। कैसे, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये अपने डॉक्यूमेंट्स भी रेडी करवा लिए। डॉक्यूमेंट रेडी करवा लिए, फिर आप क्या करना, रजिस्ट्रार के पास क्या कर देना, प्रार्थना पत्र भेज देना। तो ये वाली सारी एक्टिविटीज इसी में आई। ये हमारी प्राथमिक क्रियाएं थी। कौन सी, प्राथमिक क्रियाएं। तो हमने क्या किया, प्रार्थना पत्र भेज दिया। अब बात आती है कि जो हम रजिस्ट्रार के पास जो प्रार्थना पत्र भेजते हैं, एप्लीकेशन भेजते हैं, उस एप्लीकेशन में क्या क्या होता है। सिंपल सी बात, उस एप्लीकेशन के अंदर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, कंपनी के रजिस्टर कार्यालय की सूचना, संचालकों की सूची, और जो हमारे जो डायरेक्टर होते हैं, डायरेक्टर ने सिग्नेचर किए हैं नहीं किए हैं, ये सारी बातें एप्लीकेशन में होती है। अब ये वाले जो टॉपिक है ना, दो, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये टॉपिक अभी आगे आने वाले हैं, तब आप डिटेल में थोड़ा स्टडी कर लेना। तो फिलहाल ये क्या कह रहा है, कहता है कि जब आप रजिस्ट्रार के पास एप्लीकेशन लगाते हो, उसमें क्या क्या होता है, ये सारी बातें होती हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, कंपनी के रजिस्टर कार्यालय की सूचना होती है, फिर डायरेक्टर्स की लिस्ट होती है, फिर जो डायरेक्टर्स की जो लिखित सहमति होती है ना, वो भी इसके अंदर होती है ना। तो ये सारी की सारी बातें होती हैं। तो हमने प्रमोशन स्टेज कवर कर ली, रजिस्ट्रेशन स्टेज कवर कर ली। रजिस्ट्रेशन स्टेज के अंदर क्या बातें चल रही है पता है आपको। रजिस्ट्रेशन स्टेज के अंदर हमने कुछ एक्टिविटी तो की, स्टार्टिंग की एक्टिविटीज। फिर मैंने आपको ये बताया कि रजिस्ट्रार के पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे। फिर अब बात आ रही है कि फीस की, रजिस्ट्रेशन की फीस क्या होगी। तो यहाँ पर फीस की बात आएगी, पेमेंट और प्रिस्क्राइब्ड फीस, क्योंकि जब आप कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराओगे, कोई ना कोई फीस दोगे, तो ये पूरे के पूरे टॉपिक में क्या आने वाली है, फीस की बात आ रही है। तो यहाँ पर धारा 9 के अंतर्गत अपने हस्ताक्षर युक्त एक सम्मेलन का प्रमाण पत्र निगमित करेगा। तो रजिस्ट्रार क्या करेगा, आपको फीस देने के बाद ये सब कुछ देने वाला है। तो यहाँ पर फीस की बात भी आ गई। अब फीस के बाद हम चल रहे हैं हमारी कंपनी की थर्ड स्टेज में, कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज। मैंने आपको प्रमोशन के बारे में बता दिया, रजिस्ट्रेशन के बारे में 3 टॉपिक आ गए। फिर ये 3 टॉपिक करने के बाद हम क्या करने वाले हैं, कैपिटल की बात कर रहे हैं। अब हमने रजिस्ट्रेशन तो करवा लिया, हमारा रजिस्ट्रेशन तो हो गया, रजिस्ट्रार ने बोल दिया भाई तुम्हारा रजिस्ट्रेशन हो गया। अब क्या करोगे, कैपिटल इकट्ठा करोगे। कैपिटल इकट्ठा करने के लिए क्या करते हैं हम, इक्विटी शेयर इशू करते हैं मान लो। तो वैसे ही अभी हमको क्या करना है, यहाँ पर कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज है। तो कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज, तो कंपनी ने जब प्रोस्पेक्टस इशू किया है ना, प्रोस्पेक्टस इशू करने के 120 दिन के अंदर हमको मिनिमम सब्सक्रिप्शन का अमाउंट रिसीव करना होता है, ठीक है। तो अगर हमारे पास ऐसा नहीं होता ना, तो कंपनी अपने शेयर को अलॉट नहीं करती, और आगे हमको क्या करना है, उनका एप्लीकेशन का पैसा भी वापस लौटाना पड़ता है। मतलब आपने कैपिटल कलेक्ट करने के लिए मान लो प्रोस्पेक्टस इशू कर दिया, तो 120 दिन के अंदर पैसा इकट्ठा कर लो। अगर आप 120 दिन के अंदर पैसा इकट्ठा नहीं करते हो ना, तो आप शेयर्स अलॉट नहीं कर सकते, उनको पैसा रिटर्न कर दो एप्लीकेशन वाला। तो ऐसा भी है। तो अपने को ये सारी की सारी बातें कहाँ पर आ गई, कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज में आ गई। तो कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज मान लो पूरी हो गई, मान लो हमने पैसा इकट्ठा कर लिया, तो फिर हम क्या करेंगे, बिजनेस को स्टार्ट कर देंगे। तो मैंने क्या बताया, ध्यान से फिर से सुनो। हमने प्रमोशन का काम किया, रजिस्ट्रेशन के अंदर 3 बातें स्टडी की, फिर हमने कैपिटल की बात की। कैपिटल के बाद हम क्या कर रहे हैं, अब अपना बिजनेस स्टार्ट करने की बात कर रहे हैं। तो ये चौथा पॉइंट कौन सा है, बिजनेस को स्टार्ट करने का है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने बिजनेस को स्टार्ट कर देंगे। तो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमको देख लेना है, ठीक है। बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमारी ये धारा बस याद रख लेना, कंपनीज एक्ट 2013 की धारा 11। तो इसके अकॉर्डिंग आपको बस ध्यान रखना है ये कौन सी धारा है। इस धारा के अकॉर्डिंग आप क्या कर देना, बस अपना बिजनेस स्टार्ट कर देना। तो बिजनेस स्टार्ट करने से पहले कुछ कुछ बातें होती हैं, वो आपको फॉलो करनी होती हैं। तो बातें पूरी हो गई है तो बिजनेस स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो कंपनी की प्रमोशन के अंदर मैंने प्रमोशन के बारे में स्टडी किया, प्रमोटर के बारे में स्टडी किया। फिर आपको क्या कराना है, डॉक्यूमेंट्स भेजने होते हैं रजिस्ट्रार के पास। तो रजिस्ट्रेशन का काम शुरू हो जाता है। फिर वो काम
तीन पार्ट में डिवाइड था, कुछ स्टार्टिंग की एक्टिविटीज, फिर रजिस्ट्रार को जो डॉक्यूमेंट्स जाने हैं, फिर फीस की बात। ये तीनों बातें कहाँ पे आई थी? सेकंड स्टेज में। थर्ड स्टेज में हमने कैपिटल की बात की। फोर्थ स्टेज में हमने बिजनेस को स्टार्ट करने की बात की कि भाई मिनिमम कैपिटल अगर आपके पास आ चुकी है तो रजिस्ट्रार आपको कहेगा कि ले वही बिजनेस स्टार्ट कर लो, तो हम फोर्थ स्टेज के अकॉर्डिंग बिजनेस स्टार्ट कर लेंगे। छोटे छोटे टॉपिक थे। अब मैंने आपको क्या बताया था कि जब हम कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो कंपनी रजिस्ट्रार के पास क्या भेजती है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो यही वो दो टॉपिक अब आपके सामने आने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे कि ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है। कहता है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी का एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। इसे कंपनी का हम चार्टर भी कहते हैं। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मतलब है कि इसमें उन शर्तों का, उन कंडीशन का उल्लेख होता है जो कंपनी के रजिस्ट्रेशन की आज्ञा दी जाती है। तो अगर हमारे पास ये नहीं है ना तो कंपनी का समावेलन, रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता। तो इस डॉक्यूमेंट में कंपनी के अधिकार और उद्देश्य लिखे होते हैं। मतलब एमओए के अंदर क्या लिखा होता है? कंपनी के क्या क्या राइट्स हैं, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या इसके टारगेट हैं, क्या उद्देश्य हैं। ठीक है। तो एक ऐसी आधारशिला है ये जिस पर कंपनी का भव्य का निर्माण होना है। मतलब ये कंपनी की नींव की ईंट है। इस नींव की ईंट के ऊपर हमको क्या करना है? अपनी बिल्डिंग खड़ी करनी है। दैट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो इसकी चार दीवारी का काम करता है ये। मतलब हमको मेमोरेंडम एसोसिएशन में हमने बाउंड्री बना दी, तो इस बाउंड्री के अंदर रहकर हमको क्या करना है? काम करना है। तो इसके बाहर अगर हम कोई भी काम करते हैं ना तो उस काम को क्या मानते हैं? व्यर्थ मानते हैं। तो पार्षद सीमा नियम के अंदर, इसके अंदर सारी बातों का पूरा ज्ञान होना चाहिए। अगर हम किसी व्यक्ति के साथ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर लें जो कि कंपनी के सीमा नियम के द्वारा कार्य क्षेत्र से बाहर है तो ऐसे अनुबंध के लिए कोई बाध्य नहीं होगा। मतलब हमको अगर किसी पर्सन से अगर कॉन्ट्रैक्ट करना है तो वो कॉन्ट्रैक्ट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया ऐसी बात के लिए जो इसमें थी नहीं, तो कंपनी कहेगी भाई मैं जिम्मेदार नहीं हूं, तो वो गलत हो जाएगा। तो पार्षद सीमांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? एमओए का मेन टारगेट क्या है? शेयर होल्डर को, हमारे जो डिबेंचर होल्डर हैं, जो अन्य व्यक्ति जो कंपनी से व्यवहार करते हैं, यह बताना कि कंपनी का जो काम करने का एरिया है वो कितना है। मतलब हमको अपनी ये लिमिट बतानी है कि हमको इस लिमिट में काम करना होता है। तो अल्टीमेटली जो एमओए है कंपनी के लिए एक फाउंडेशन का काम करता है जिसके ऊपर हमको अपनी पूरी बिल्डिंग खड़ी करनी है। तो एमओए अपनी लिमिट्स बताता है कि हम अपनी लिमिट्स में ही काम करने वाले हैं। इससे बाहर जाकर अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो कंपनी उसको नहीं मानने वाली। तो अब बात आती है कि एमओए की जो मेन खास बात होती है, जो आवश्यकताएं होती है, क्या होती हैं। कहते हैं एमओए ना प्रिंटेड होना चाहिए। एमओए प्रिंटेड होना चाहिए, पैराग्राफ में बटा होना चाहिए और हर पैराग्राफ के बाद सब नंबर लिखे होने चाहिए। एमओए के ऊपर ना जो भी हमारे स्टार्टिंग के जो मेंबर्स होते हैं उनके सिग्नेचर होने चाहिए और वो क्या करते हैं, प्रोफेशन लिखा होना चाहिए। उनकी गवाहों के नाम, उनके एड्रेस, डिटेल, प्रोफेशन सब लिखा होना चाहिए। सभी सदस्यों के लिए कहते हैं कि अगर एक भी हमारे पास गवाह है तो वो भी काफी है। फिर पब्लिक कंपनी की दशा में कम से कम 7 और प्राइवेट कंपनी की दशा में कम से कम 2 सदस्यों का पार्षद सीमा पर हस्ताक्षर होना चाहिए। मतलब अगर पब्लिक कंपनी है तो 7 लोगों के सिग्नेचर कम से कम होने चाहिए। प्राइवेट कंपनी है तो कम से कम 2 लोगों के सिग्नेचर कम से कम इसके ऊपर एमओए के ऊपर होने चाहिए। फिर सिग्नेचर के टाइम यदि जरूरी हो तो जो हमारा डेट होती है ना, डेट वाली स्टैंप होती है वो भी लगी होनी चाहिए। फिर कहता है कि जो हमारी एमओए होती है उसके ऊपर स्टैंप ड्यूटी भी लगती है। ये राज्य के विषय और इसकी राशि विभिन्न राज्यों में अलग अलग है। स्टैंप ड्यूटी होती है जो पैसे वाली, वो भी लगी होनी चाहिए, पर ये हर स्टेट के अकॉर्डिंग अलग अलग होती है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्या, हमारा जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है इसका सब्जेक्ट मैटर क्या होता है। ये 6 टॉपिक हैं। 6 टॉपिक के अंदर हमको याद रखना है। हमारे पास सबसे पहला है नेम क्लोज। नेम क्लोज मतलब कंपनी का क्या नाम है, ये नेम अपने को डिसाइड करते हुए देख लेना चाहिए। नेम ऐसा ना हो जो गवर्नमेंट ने प्रतिबंधित किया हो, नेम किसी दूसरी कंपनी से मिलता जुलता ना हो। तो नेम सबसे पहले हमको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर क्या बात लिखी होती है, कंपनी के नाम के बारे में। फिर कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे है। तीसरा, कंपनी का क्या टारगेट है, कंपनी की क्या लाइबिलिटीज हैं, कंपनी की कितनी कैपिटल है, कंपनी के जो डॉक्यूमेंट्स है उसके ऊपर साइन कौन कौन करने वाला है। तो ये कंपनी के जो एमओए होते हैं उसके जो सब्जेक्ट मैटर की अगर बात करूं तो ये 6 टॉपिक होते हैं। कौन सा, नेम क्लोज, सिचुएशन क्लोज, ऑब्जेक्ट क्लोज, लाइबिलिटी क्लोज, कैपिटल क्लोज एंड द एसोसिएशन क्लोज। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, एमओए का टॉपिक। अब जो स्टडी करने जा रहे हैं वो है हमारा
आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। जैसे मैंने आपको बताया था ना, कंपनी के रजिस्ट्रेशन की दूसरी स्टेज कौन सी होती है, हम रजिस्ट्रेशन करवाने की बात कर रहे थे। कंपनी की पहली स्टेज कौन सी थी, प्रमोशन। दूसरी स्टेज कौन सी थी, रजिस्ट्रेशन। जब हम रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो रजिस्ट्रार के पास हम क्या क्या भेजते हैं, MOA, जिसके बारे में हमने अभी स्टडी किया। फिर जो दूसरा डॉक्यूमेंट है वो कौन सा है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो अब हम स्टडी कर रहे हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बारे में। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एक ऐसा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो कौन रेडी करता है, प्रमोटर रेडी करते हैं। ये कंपनी के रजिस्ट्रार के सामने दूसरे डॉक्यूमेंट्स के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। तो कंपनी के जो पार्षद अंतर नियम है ना, वो कंपनी सीमा महीने की वस्तुओं के अंतर्गत किया जाता है। मतलब हमने MOA के अकॉर्डिंग जो बातें फिक्स की थी, इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हम क्या रेडी करते हैं, ये रेडी करते हैं। मतलब MOA में पहले से लिखा होता है, उन्हीं की सीमाओं को ध्यान में रख के हम क्या रेडी करते हैं, AOA, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होते हैं पता है आपको, ये MOA के सहायक होते हैं। मतलब MOA में तो बोल दिया काम करना है, MOA में तो बोल दिया कि काम करना है मान लो। अब AOA ये बताएगा कि वो काम कैसे करना है। मतलब AOA MOA की हेल्प करता है, ठीक है। तो AOA क्या करता है, MOA की हेल्प करता है। तो कंपनी को सुचारू रूप से चलाने के लिए नियमों और उपनियमों का उल्लेख होता है। यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन कैसे होंगे, उद्देश्यों की पूर्ति कैसे होगी, क्योंकि हमने टारगेट तो यहाँ लिख लिया कि कंपनी का ये टारगेट है। अब ये टारगेट पूरा करना कैसे है, ये यहाँ पे लिखा होगा। तो ऐसा समझ लो कि ये इसकी हेल्प करने वाला है, ठीक है। अब बात आती है कि जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, इसकी खास बात क्या होती है। जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होते हैं ना, ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंडर में ही बनाए जाते हैं। ये एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है जो रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्रेशन होता है। इसमें कुछ इंटरनल रूल्स होते हैं जो शेयर होल्डर्स के लिए होते हैं। ये सदस्यों के आपसी अधिकारों से संबंधित होते हैं। इसमें ऑफिसर्स के क्या ड्यूटीज हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या पावर है, ये सारी होती हैं। ये कंपनी के संचालन को नियंत्रित करते हैं और नियमित करते हैं। ये कंपनी की आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन किया जा सकते हैं। मतलब ये जो AOA था ना, ये कंपनी के अगर कुछ चेंजेस हो रहे हैं तो चेंजेस के अकॉर्डिंग हम इसके अंदर चेंज कर सकते हैं, इसलिए परिवर्तनशील होते हैं। ये कंपनी के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संबंधित साधनों और रीतियों का वर्णन करते हैं। मैंने आपको अभी बताया था ना कि MOA की हेल्प कौन करेगा, AOA। तो AO क्या करने वाला है, इसके उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जो हमको साधन चाहिए, रीतियां चाहिए, क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशन है, ये सारी बातें यहाँ लिखी होती हैं, ठीक है। फिर ये आपसे समझौते का भी काम करता है। ये है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अब बात आती है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर क्या लिखा होता है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में सारी बातें लिखी होती हैं। कंपनी के शेयर का डिवाइड कैसे होगा, अंशधारियों के क्या अधिकार होंगे, उनके जो स्टार्टिंग के कॉन्ट्रैक्ट होने वाले हैं वो कैसे होंगे, अंशों का इशू कैसे होगा, अलॉटमेंट कैसे होगा, मिनी सब्सक्रिप्शन कैसे होगा, ये सारी बातें लिखी होती हैं इसके अंदर। अंडरराइटर का कमीशन का भुगतान कैसे होगा, शेयर या डिबेंचर के ऊपर कमीशन कितना होगा, दलाली कैसे होगी, सारी बातें 20-25 बातें हैं। ये 20-25 बातें ऐसा लगा लो MOA में हेल्प करने वाले हैं। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर जैसे हम क्या लिखते हैं, बुक्स अकाउंट्स के कैसे मेंटेन करेंगे, प्रॉफिट का कैसे कैपिटलाइज करेंगे, शेयर को मैंने जब्त करना तो कैसे होगा, सदस्यों के मताधिकार क्या होंगे, लोन लेने के क्या अधिकार होंगे, डायरेक्टर के क्या राइट होंगे, लाभांश की घोषणा कैसे करेंगे, रिजर्व फंड के बारे में, कंपनी को बंद करना है, ये सारी की सारी बातें किसमें की लिखी होती हैं, MOA में। तो अल्टीमेटली MOA की हेल्प कौन कर रहा है, AOA। तो हमने अभी MOA भी स्टडी कर लिया और AOA भी स्टडी कर लिया। ये दो वो मेन डॉक्यूमेंट्स हैं जो कंपनी की रजिस्ट्रार के पास हम प्रस्तुत करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो MOA के अंडर में MOA की गाइडेंस में क्या बनाया जाता है, AOA। तो AOA क्या करने वाला है, MOA के उद्देश्यों को जो भी मैंने MOA में लिखा था उसको अचीव करने में हेल्प करने वाला है। अब बात आती है कि ये शेयर्स क्या होते हैं। अब शेयर का मतलब मुझे नहीं लगता कि आपको समझाने की जरूरत है, क्योंकि हमने जब पूरा का पूरा टॉपिक स्टडी किया था तो वहां पे शेयर कैपिटल का टॉपिक आ गया था कि कंपनी की मान लो 50 लाख की शेयर कैपिटल है। तो कंपनी की मान लो 50 लाख रुपए की शेयर कैपिटल है, तो इसके अगर मैं 100 रुपए वाले हिस्से कर दूं तो मेरी कंपनी के कितने हिस्से हो गए, 50,000 हिस्से।
तो हर हिस्से को मैं क्या कहूंगा, शेयर कहूंगा। तो शेयर का मतलब क्या होता है, हिस्सा या भाग। तो यहां पर इस शेयर को कंपनी की नॉलेज में हम कंपनी का माल भी कह सकते हैं, क्योंकि कंपनी के लिए सेल परचेज में काम आता है। अब बात आती है कि ये जो शेयर्स होते हैं, शेयर्स की क्या खास बात होती है, क्या फीचर्स होते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, क्या नेचर होता है। पहली बात, ये कंपनी की नजरों में मूवेबल प्रॉपर्टी होती है, मतलब आप एक मेंबर से दूसरे मेंबर को इसको ट्रांसफर कर सकते हो। फिर इनके ऊपर नंबर होते हैं, शेयर का सर्टिफिकेट आपको मिलता है, इसका रजिस्ट्रेशन होता है जिसके ऊपर शेयर किसका है, किसका एड्रेस है, अंशों पर भुगतान की गई राशि, सब लिखा होता है। तो कंपनी सदस्यों का क्या करती है, एक रजिस्टर रखती है। जितने भी लोगों ने शेयर्स लिए हैं ना, तो कंपनी क्या करेगी, उनसे रिलेटेड एक रजिस्टर रखेगी, उसके अंदर सारी डिटेल लिखी होती है, क्या राइट्स हैं, क्या इंटरेस्ट हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी बातें लिखी होती हैं। तो अंश एक निष्क्रिय संपत्ति का चिन्ह है, सक्रिय संपत्ति तो कंपनी के नियंत्रण में होती है। अब बात आती है कि हमारे पास शेयर्स के कौन कौन से टाइप है, और ये वाला टॉपिक भी फिलहाल मैं वैसे आपको पहले स्टडी करा चुका हूँ कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में, है ना। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंदर हमने शेयर्स का बात किया था, शेयर्स क्या होते हैं, इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, प्रॉफिट शेयर्स क्या होते हैं, सारे सारे टॉपिक हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो शेयर्स के बारे में क्या बोल रहे हैं, शेयर्स हमारे पास दो होते हैं, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। फिलहाल ये टॉपिक हम पहले भी कवर कर चुके हैं। तो इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर होल्डर मैंने आपको पहले ही बताया था, जो कंपनी के जो रियल में मालिक होते हैं ना, वो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं, ये सबसे ज्यादा रिस्क लेते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स। और जो प्रेफरेंस शेयर खरीदते हैं, ये कंपनी के रियल मालिक नहीं होते, पर इनको कितना डिविडेंड मिला है पहले से फिक्स होता है। अब मान लो कंपनी के पास डिविडेंड कंपनी ने बांटना है, तो कंपनी सबसे पहले डिविडेंड किसको बांटती है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, फिर कुछ बच जाए तो इक्विटी शेयर होल्डर को। तो सबसे पहले जो अधिकार होता है ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर का होता है, फिर भी अगर कुछ प्रॉफिट बच जाए तो वो इक्विटी शेयर होल्डर को कंपनी डिवाइड करती है। अब कंपनी के बंद होने की बात हो, तो कंपनी सबसे पहले बंद होने की बात करे तो कंपनी सबसे पहले पैसा किसको वापस करेगी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, फिर कुछ पैसा बच जाए तो इक्विटी शेयर होल्डर को। तो अल्टीमेटली जो कंपनी जो रियल जो मालिक होते हैं ना, वो सबसे ज्यादा रिस्क सहन करते हैं, वो कौन होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो फिलहाल ये टॉपिक मैंने आपको डिटेल में ज्यादा बता भी दिया था। तो कहता है कि इक्विटी शेयर्स को साधारण अंश भी कहा जाता है। कंपनी अधिनियम 213 की धारा 43, तो धारा 43 के अंदर यहां पर कंपनी के उन सभी अंशों से है जो पूर्वाधिकार अंश नहीं है। तो यहां पर समता अंश बोले तो इक्विटी शेयर या ऑर्डनरी शेयर की परिभाषा कहां दी गई है, सेक्शन 43 में। तो इस सेक्शन 43 आप सब नोट कर लेना, ठीक है। इसके बाद बात आती है कि प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में मैंने आपको पहले भी बता दिया कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर वो शेयर होल्डर होते हैं जो इक्विटी शेयर होल्डर से पहले पैसा वापस पाने का अधिकार रखते हैं, और डिविडेंड मिलने की सिचुएशन में पहले लाभांश पहले इनको ही मिलता है, दैट इज प्रेफरेंस शेयर होल्डर। अब बात आती है हमारे पास कि अंशों का आवंटन, ये वाला टॉपिक भी आपके सिलेबस में था, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं आपके सामने लेकर आया हूं। जब कंपनी एप्लीकेशन रिसीव कर लेती है, एप्लीकेशन रिसीव करने के बाद हम क्या करते हैं, जब हम देखते हैं कि भाई मिनिमम सब्सक्रिप्शन का अमाउंट आ गया है, जिन लोगों को मुझे शेयर अलॉट करने होते हैं, तो हम क्या करते हैं, उन लोगों को शेयर अलॉट कर देते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको हम एक भी शेयर्स नहीं देते हैं, तो उन लोगों को हम क्या करते हैं, पैसा वापिस कर देते हैं। पर यहां पर बात क्या आ रही है, शेयर को अलॉट करने की। तो शेयर को अलॉट करने का क्या मतलब है, कहता है कि जो अंशों द्वारा सीमित दायित्व वाली सार्वजनिक कंपनी को अपना बिजनेस स्टार्ट करने से पहले पूंजी प्राप्त करने के लिए प्रोस्पेक्टस जारी करना पड़ता है। मतलब जब हम बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, बिजनेस स्टार्ट करने से पहले हमें क्या करना होता है, प्रोस्पेक्टस जारी करके लोगों से पैसा मांगना होता है। तो पैसा मांगने के लिए हम क्या करते हैं, लोगों को शेयर खरीदने के लिए इनवाइट करते हैं। तो शेयर खरीदने के लिए लोग क्या भेजते हैं, एप्लीकेशन लगाते हैं। एप्लीकेशन कहां पे होती है, प्रोस्पेक्टस के साथ। तो जो प्रोस्पेक्टस में अप्लाई कर देते हैं वो कंपनी के अंशधारी होना चाहते हैं, तो ये एप्लीकेशन कंपनी के पास पहुंच जाती है। तो जैसे ही एप्लीकेशन मनी प्राप्त हो जाती है, तो कंपनी क्या करती है, उसके बाद शेयर्स को अलॉट कर देती है। मतलब जब हम प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं, प्रोस्पेक्टस में हम लिखा होता है, एप्लीकेशन भी दी होती है, भाई जो जो शेयर खरीदना चाहता है खरीद लो। लोग क्या करते हैं, शेयर खरीदने के लिए अप्लाई कर देते हैं। शेयर खरीदने के लिए अप्लाई करते हैं, तो वो रियलिटी में क्या चाहते हैं, कंपनी के शेयर होल्डर या कंपनी के मालिक बनना चाहते हैं। और जब हमको लगता है कि वो हमारे पास एक मिनिमम पैसा आ गया, तो हम क्या करते हैं, उनको शेयर्स अलॉट कर देते हैं। शेयर्स को अलॉट कर देना, तो शेयर को अलॉट करने से का मतलब क्या है, शेयर को अलॉट करने का मतलब एक ऐसी प्रोसेस है जो कंपनी द्वारा
इशू किए गए शेयर को खरीदने के लिए आवेदक पत्रकों के संबंध में की जाती है। आधार कंपनी को जो भी मिला है ना आवेदन पत्र के आधार पर हम क्या करते हैं, सामने वालों को शेयर अलॉट कर देते हैं। तो हम देखते हैं कि सामने वालों ने कितने कितने लोगों ने हमको शेयर खरीदने के लिए इनवाइट किया है, कितने लोग शेयर खरीदना चाहते हैं, कितने लोग मालिक बनना चाहते हैं। तो हम देखते हैं किस किस को शेयर अलॉट करना है, तो हम उनको सबको शेयर्स अलॉट कर देते हैं। तो शेयर अलॉट करने का मतलब क्या है, उन व्यक्तियों को जिन्होंने एप्लीकेशन भेजी है उनको निश्चित अंशों का नियोजन करना है, और ये कार्य संचालक मंडल के प्रस्ताव के द्वारा किया जाता है। मतलब जब हम शेयर अलॉट करते हैं तो ये शेयर अलॉट करने की कहानी कौन पूरा करता है, डायरेक्टर्स पूरा करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस अलॉटमेंट में पता है क्या है, ये वाला अलॉटमेंट का क्या प्रोसीजर है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि जो अलॉटमेंट का टॉपिक था ये तो मैंने कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में पहले भी आपको बता दिया था। एप्लीकेशन मंगवाएं, एप्लीकेशन लोग लगाते हैं, अलॉटमेंट करेंगे, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल। मेन टॉपिक जो थ्योरी में आ रहा है ये है हमारा अलॉटमेंट का क्या प्रोसीजर है, क्या प्रोसेस है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब हम शेयर को अलॉट करते हैं तो इसकी क्या विधि होती है। सबसे पहले हम कुछ वैधानिक जरूरतें पूरी करते हैं, वैधानिक व्यवस्थाएं। मतलब जो भी हमारे अंशों के प्रथम आवंटन पर कंपनी अधिनियम द्वारा सभी जो भी प्रावधान होते हैं ना, सभी रूल्स और रेगुलेशन उनको फॉलो करना होता है। अब ये रूल्स एंड रेगुलेशन हमारे पास डिटेल में नहीं दिए हुए हैं। फिर बात आती है हम क्या करेंगे, कंपनी के रजिस्ट्रार के पास प्रोस्पेक्टस के कॉपी भेजेंगे, जो भेजना जरूरी होता है। यदि अंश पूंजी वाली कंपनी विवरण जारी करती है तो प्रथम आवंटन के कम से कम 3 दिन पहले उसको प्रोस्पेक्टस की कॉपी रजिस्ट्रार के पास भेजना भी कड़े रूप से अनिवार्य है। मतलब जब हम शेयर अलॉट करना चाहते हैं ना, तो अलॉट करने से कम 3 दिन पहले हमको रजिस्ट्रार के पास एक फाइल लगानी पड़ती है, एसएलआरओ की एप्लीकेशन लगानी पड़ती है, उनको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है, जरूरी है, कंपलसरी है। फिर हमारी एक अलॉटमेंट कमेटी बनती है। अब अलॉटमेंट कमेटी देखेगी कौन से एप्लीकेशन को रखना है, किसको छांटना है, किसको शेयर अलॉट करने हैं नहीं करने हैं। तो ये सारी बातें डिस्कस हो जाती हैं, डिसाइड हो जाती है। फिर वो कमेटी क्या करती है, अपनी एक फाइनल रिपोर्ट डायरेक्टर्स के सामने प्रेजेंट करती है कि भाई इन लोगों को शेयर अलॉट कर दो, इनको रहने दो, इनका पैसा वापस कर दो, ऐसा है वैसा है। मीटिंग बैठती है, मीटिंग के अंदर सब कुछ डिसाइड हो जाता है किसको शेयर अलॉट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या, सारी वैधानिक बातें पूरी की। अगर मैंने सारी कानूनी कार्रवाइयां पूरी कर ली हैं तो रजिस्ट्रार को बता दो, बता दिया, मीटिंग बुला लो, मीटिंग के अंदर डिसाइड कर लो किस किस को शेयर अलॉट कर रहे हैं। फिर हम क्या करते हैं, डायरेक्टर मंडल की सभा बुलाते हैं, क्योंकि हमने उनको रिपोर्ट तो दे ही दी, अब हम डायरेक्टर मंडल की सभा बनाएंगे। तो डायरेक्टर मंडल की सभा बुला ली, उसके बाद क्या करना, हम क्या करेंगे, शेयर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट की एक लिस्ट बना लेंगे अभी, जिसके ऊपर हम अपने सिग्नेचर करते हैं और ये भी लिखता है कि आज के दिन आपको शेयर अलॉट किए गए हैं। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, हम आवंटन सूची में प्रविष्टि करने वाले, एंट्री करने वाले हैं। फिर हम उन लोगों को इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि भाई तुमको शेयर अलॉट कर दिए गए हैं। जिन लोगों को शेयर हम अलॉट नहीं करते उनको हम एक खेद पत्र भेज देते हैं कि भाई तुमको शेयर अलॉट नहीं किए जा रहे। फिर हम सामने वालों से अलॉटमेंट की मनी रिसीव कर लेंगे। अलॉटमेंट की मनी रिसीव हो गई तो सामने वाले को क्या देंगे, एक सर्टिफिकेट दे देंगे, भाई तुम्हारा अलॉटमेंट हमको रिसीव हो गया है। अब पैसे क्योंकि हमने रिसीव कर लिया तो हम आपको एक सर्टिफिकेट दे देते हैं। तो यहाँ पर आकर हम सामने वाले को सर्टिफिकेट भी दे देते हैं, तो इससे हमारे हो जाता है। फिर हम क्या करते हैं, सदस्यों का रजिस्टर कर देते हैं। अब क्या होने वाला है कि जब हम अलॉट कर देते हैं तो कंपनी क्या करती है, शेयर होल्डर के नाम से कंपनी के सदस्य रजिस्टर के अंदर नाम लिख दिए जाते हैं और उनके वो अब हमारे वो रजिस्टर्ड मेंबर बन जाते हैं। जब हम उनको शेयर अलॉट कर देते हैं ना, तो कंपनी का रजिस्टर होता है, तो उसके अंदर हम एंट्री कर देते हैं। एंट्री करने का मतलब होता है कि भाई तुम लोग अब हमारे अच्छे वाले मेंबर बन चुके हो। कौन से वाले, रजिस्टर्ड मेंबर, रजिस्टर किए हुए मेंबर। तो अल्टीमेटली उनको शेयर अलॉट कर दिए जाते हैं और इसके साथ हमारी प्रोसेस अलॉटमेंट की पूरी हो जाती है। ठीक है, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है, कभी कभी ना कंपनी अपनी शेयर कैपिटल में कमी भी करना चाहती है। ये टॉपिक वैसे तो था कंप्लीट का कंप्लीट, अल्टरनेशन इन द शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में चेंजेस करना, शेयर कैपिटल को बढ़ाना कम करना। बट हमारा जो टॉपिक सिलेबस में था वो यही था, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में कमी करना। तो शेयर कैपिटल में कमी करने का क्या मतलब है, पेड अप शेयर कैपिटल में कमी करना। तो कंपनियों को एक ऐसा प्रत्येक काम करने से रोकता है जिससे कि कंपनी की अंश पूंजी में कमी होती हो। तो ऐसा करने का उद्देश्य कंपनी के ऋणदाताओं को सुरक्षा प्रदान करना है। यदि कोई भी कंपनी
अगर कोई भी कंपनी अपनी शेयर कैपिटल में लाभांश नहीं बांट सकती, लेकिन फिर भी वो कंपनियों को कुछ प्रतिशत से अपने अंश पूंजी कमी करने का आवश्यकता अनुभव हो सकती है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोगों को ना, हम डिविडेंड नहीं बांट सकते। जब हम डिविडेंड नहीं बांट सकते तो हमारे पास कुछ ना कुछ अधिकार होता है कि शेयर कैपिटल कम करो, बट सामने वाले को देख लो, सामने वाले को दिक्कत ना हो रही हो। तो दूसरे हमारे लोन दिए लिए हुए वो लोग होते हैं, तो उनको भी थोड़ा ध्यान में रखना होता है। तो यहाँ पे है क्या, हम कैसे कैसे कर सकते हैं शेयर कैपिटल में कमी, हम कैसे कैसे कर सकते हैं देख लेना। ये हमारे पास 3 तरीके हैं शेयर कैपिटल कम करने के। बाय राइटिंग ऑफ लॉस कैपिटल, तो कंपनी क्या करेगी, पेड अप कैपिटल को अधिक व्यापारिक हानियों के कारण जो समाप्त हो गई हैं, अथवा जो विद्यमान किसी संपत्ति का प्रतिनिधित्व करती, रद्द करके पूंजी में कमी कर सकती है। मतलब कभी कभी हमारे पास कुछ लॉसेस रखे हुए होते हैं, उन लॉसेस को हम शेयर कैपिटल के साथ ऐसा लगा लो कि काट देते होंगे, तो हमारी शेयर कैपिटल अल्टीमेटली क्या हो जाती है, कम हो जाती है। दूसरा तरीका क्या है, अधिक्य पूंजी को लौटाकर। कभी कभी क्या करता है, कंपनी के पास पैसा फालतू होता है, तो कंपनी क्या करती है, शेयर होल्डर को लौटा देती है। ऐसा भी करके शेयर कैपिटल हमारी कम हो सकती है। तीसरा तरीका क्या है, देयता को समाप्त करके। कंपनी ऐसे अंशों को जो पूर्णतः नहीं है, उन्हें अदत्त भाग को देयता को समाप्त करके कम करके अंश पूंजी में कमी कर सकती है। मतलब कुछ लोगों ने जो हमको अभी तक पैसे नहीं मंगवाए हैं, हमने फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल नहीं मंगवाए, तो उनसे हम नहीं मंगवाते हैं, तो वहां पर भी हमारी शेयर कैपिटल को हम कम कर देते हैं। तो शेयर कैपिटल को कम करने के 3 तरीके हैं, या तो लॉसेज को राइट ऑफ कर दो, या आप रिफंड कर दो, या जो हमारी कॉल्स थी उसको आप मंगाओ ही मत। ये 3 तरीके हैं, आप शेयर कैपिटल में कमी कर सकते हो। अब बात आती है कि अगर आप शेयर कैपिटल को कमी करना चाहते हो तो कर लोगे, ऐसे ही कर लोगे क्या, नहीं। शेयर कैपिटल में अगर आपको कमी करनी है तो हमारे पास कुछ लीगल रिस्ट्रिक्शन होते हैं। वो लीगल रिस्ट्रिक्शन कैसी हैं, ध्यान से देख लो। बाय स्पेसिफाइड कंपनी, अंश पूंजी में कमी अंशों द्वारा सीमित कंपनी या गारंटी द्वारा सीमित कंपनी, जिसमें अंश पूंजी के द्वारा ही की जा सकती है। मतलब या तो वो लिमिटेड कंपनी होनी चाहिए, सीमित कंपनी, या गारंटी द्वारा लिमिटेड कंपनी होनी चाहिए। अगर ऐसी शेयर कैपिटल वाली कंपनी है तो आप कम कर सकते हो। दूसरी बात, आर्टिकल्स में बातें लिखी होनी चाहिए कि कंपनी अपनी शेयर कैपिटल में कमी कर सकती है। तीसरी बात, आपको एक स्पेशल रेजोल्यूशन या लगा लो कि कंपनी की मीटिंग बुलानी पड़ेगी, विशेष प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा, तब आप कमी कर सकते हो। चौथी बात, राष्ट्रीय कंपनी अधिनियम न्यायाधिकरण द्वारा पुष्टिकरण, अंश पूंजी में कमी करने के लिए प्रस्ताव का कोर्ट द्वारा पुष्टिकरण किया जाना आवश्यक है। मतलब कोर्ट बोल दे या कोई जज बोल दे कि इसकी कैपिटल कम कर दो, तो ऐसा भी हो सकता है। अब बात है कि अगर हमको रिडक्शन करनी है, शेयर कैपिटल में रिडक्शन करनी है, तो उसका प्रोसीजर क्या होगा। सबसे पहले क्या है, हमको एक स्पेशल प्रस्ताव पास करना होता है। मीटिंग बुलाओगे, स्पेशल प्रस्ताव पास करोगे, स्पेशल प्रस्ताव जैसे ही पास हो गया तो आप ऐसा लगा लो कि एप्लीकेशन लगा दोगे, जो भी हमारी ट्रिब्यूनल होगी उसके सामने। एप्लीकेशन लगाने के बाद वो क्या करेगा, अपनी पुष्टिकरण की आज्ञा दे देगा, ठीक है, कंफर्मेशन दे देगा रजिस्ट्रेशन की, रिडक्शन की। तो आप कंफर्मेशन ले लेना, वो आपको बता देगा भाई ऐसा ऐसा है, सामने वाले को पेमेंट कर दी नहीं कर दी, डिविडेंड देना था दे दिया नहीं दे दिया। तो जब वो अपनी बातों से जब वो सेटिस्फाई हो जाएगा तो वो आपको क्या कर देगा, कंफर्मिंग दे देगा। फिर रजिस्ट्रेशन ऑफ द ऑर्डर, तो जैसे ही आपके पास पुष्टिकरण आ जाए, कंफर्मेशन हो गई, तो कंफर्मेशन की मिलते ही 30 दिन के अंदर एक जो हमारी रजिस्टर्ड कॉपी होती है और जो कोर्ट ने दी थी, उन एक सूक्ष्म रजिस्टर को सबूत करना होता है। मतलब अपने को ना ये रिपोर्ट रजिस्टर को देनी होती है, और रजिस्टर क्या करेगा, आज्ञा तो सूक्ष्म की रजिस्ट्री कर देता है, और ऐसा होने पर अंश पूंजी को कम करने का प्रस्ताव प्रभावशाली होता है। मतलब लास्ट में अपने को अल्टीमेटली फिर भी रजिस्ट्रार के पास ही जाना पड़ेगा। तो रजिस्ट्रार ही क्या करेगा, जब वो डन करेगा तब ही आप अपनी शेयर कैपिटल में कमी कर सकते हो। तो ये सिंपल से हमारे ये स्टेप थे रिडक्शन को लेकर। फिर बात आती है कि हम रियलिटी में शेयर कैपिटल में रिडक्शन करना क्यों चाहते हैं। सिंपल सी बात है, कभी कभी बिजनेस में हानि हो रही है, कैपिटल ज्यादा हो गई है, स्थायी संपत्ति को अधिक मूल्य पर दिखाया गया है, कंपनी के बैलेंस शीट में बनावटी संपत्तियां हैं, तो काफी सारे कारण हो सकते हैं जिस वजह से हमारी शेयर कैपिटल ज्यादा दिख रही थी, अभी कम कर दो। तो शेयर कैपिटल रिड्यूस करने के काफी सारे कारण हो सकते हैं। वो कारण कौन से थे, ये हैं, बिजनेस को व्यापारिक हानि उठानी पड़ रही है, कैपिटल अधिक है, या हमने संपत्तियों को ज्यादा वैल्यू पे दिखा दिया, या एसेट्स के अंदर हमारी जो बनावटी एसेट है, फिक्टिशियस एसेट्स है, वो ज्यादा दिखाई दे रही है। तो ये सारे रीजन होते हैं जिस वजह से हम अपनी शेयर कैपिटल में क्या कर देते हैं, रिडक्शन कर देते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है
बस ये लास्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक। दोबारा पीडीएफ कल ओपन नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। लास्ट टॉपिक इजी है, देख लेते हैं। शेयर सर्टिफिकेट कहता है कि जब हम सामने वाली को ना, हम शेयर जब हम अलॉट कर देते हैं या जो भी होता है, तो कंपनी उनको क्या करती है, एक ना रजिस्टर में लिख देती है कि सामने वाले के पास कितने अंश हैं, कितने हैं, कैसे हैं। तो सामने वाले को ना हम एक सर्टिफिकेट देते हैं, इस सर्टिफिकेट को हम देते हैं शेयर सर्टिफिकेट। अब सामने वाले के पास प्रूफ भी तो होना चाहिए ना कंपनी की तरफ से, तो उसके लिए हम क्या कर देते हैं, एक प्रूफ देते हैं, दैट इज शेयर सर्टिफिकेट। तो शेयर सर्टिफिकेट हमारा सेक्शन 46 के अकॉर्डिंग इन्होंने इसके अंदर डेफिनेशन लिखी हुई है। अब शेयर जो सर्टिफिकेट होता है ना, इसकी जो खास बात होती है, इसमें क्या क्या होता है देख लो। शेयर सर्टिफिकेट के अंदर कंपनी का नाम, रजिस्टर्ड ऑफिस का नाम, अंश प्रमाण पत्र की कर्म संख्या, मतलब जो शेयर है उसकी कर्म संख्या, अंशधारी का नाम, पता, और उनके द्वारा कितने अंश लिए गए हैं, और कितने अंशों का क्रमांक क्या है, कितने नंबर पे है, ये सारी बातें लिखी होती हैं। अंशों की श्रेणी कौन सी कैटेगरी का है, उसका वैल्यू क्या है, अंशों पर कितना भुगतान किया गया है, किस डेट को वो इशू किया गया था, उसके ऊपर कंपनी की जो भी स्टैंप है वो सारी लिखी होनी चाहिए। शेयर हमारा जो सर्टिफिकेट होता है ना, उसके ऊपर ना कम से कम 2 डायरेक्टर्स का और सचिव के हस्ताक्षर होने चाहिए। इस पर उचित राशि का मुद्रांक जो स्टैंप होती है ना, वो भी लगी होनी चाहिए। साथ साथ प्रत्येक अंश पत्र पर कंपनी की सार मुद्रा बोले को कॉमन सील भी होनी चाहिए। जो भी हमारा सर्टिफिकेट होता है, इसके ऊपर सारी बातें होनी चाहिए। शेयर सर्टिफिकेट के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है ना हमारा, वो है शेयर वारंट। शेयर वारंट क्या है ये भी देख लो ध्यान से। अभी शेयर वारंट ये अंशों द्वारा सीमित सार्वजनिक कंपनी अपने अंतर नियमों के अधीन तथा केंद्र सरकार की पूर्ण अनुमति लेकर अपनी सार मुद्रा कॉमन सील के अधीन फुली पेड अप शेयरों के लिए एक प्रमाण पत्र जारी करती है। मतलब जिन्होंने हमको पूरा का पूरा पैसा दे दिया ना शेयर का, उनको हम शेयर वारंट इशू करते हैं। तो ये अंश अधिपत्र अंशों के संबंध में एक आश्वासन है जिसका वाहक एक अंशधारी है और कंपनी इसके वाहक के स्वामी को मान्यता देगी। एक शेयर वारंट क्या होता है, कंपनी की कॉमन सील के अधीन कंपनी के द्वारा जारी किया जाता है। मतलब इसके ऊपर भी कॉमन सील लिखी होती है। इसके ऊपर लिखा होता है कि जिसके पास भी शेयर वारंट है ना, उसको बीच में जितने भी शेयर लिखे हो ना, वो उस शेयर का अधिकारी है और उसको फ्यूचर में प्रॉफिट में से लाभांश पाने का भी अधिकार है। ठीक है, तो शेयर वारंट हम उसको इशू करते हैं जिसने पूरा का पूरा पैसा दे दिया है, और शेयर वारंट के ऊपर कॉमन सील लगी होती है। पूरा डिटेल भी ऐसा लगा लो लिखा होता है, और ऐसा लगा लो कि हम सामने वाले को बोलते हैं भाई तू कंपनी का इतने का अंशधारी है, इतने का मालिक है, फ्यूचर में जब भी कोई प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट में भी हिस्सा मिलने वाला है। अब बात आती है कि शेयर वारंट में क्या क्या लिखा होता है। कंपनी का नाम, रजिस्टर कार्यालय, हमारी ये पूरी की पूरी डिटेल लिखी होती है। अंकित मूल्य, अंश अधिपत्र के जारी होने की तिथि, कब पत्र को जारी किया गया था, ये सारी की सारी बातें लिखी होती हैं। तो डायरेक्टर के सिग्नेचर, सचिव के हस्ताक्षर, कॉमन सील, ये सारी की सारी। तो ये है अंशों द्वारा सीमित सार्वजनिक कंपनी द्वारा ही निर्मित किया जाता है। मतलब जो लिमिटेड कंपनी होती है, लिमिटेड पब्लिक कंपनी होती है, उनके द्वारा। ठीक है, ये तब भी निर्मित किया जाता है जब कंपनी के अंतर नियमों में ऐसा करने का आज्ञा प्रदान करते हो। मतलब कंपनी के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम एसोसिएशन, उनके अंदर लिखा हुआ होना चाहिए, तब भी आप शेयर वारंट इशू कर सकते हो, ऐसे इशू नहीं कर सकते। ये केंद्र सरकार की पूर्व सहमति से ही निर्मित किया जाता है, मतलब गवर्नमेंट से पहले परमिशन लेनी होनी है। शेयर वारंट का जो मूल रूप से निगमन नहीं किया जा सकता, केवल फुली पेड अप शेयर के बदले कर सकते हो। मतलब जब आपको लगे ना कि सामने वाले ने पूरा का पूरा पैसा चुका दिया, आप तभी इसको इशू कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते हो। अब जो नेक्स्ट टॉपिक था ना, ये देखो नेक्स्ट टॉपिक आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पता क्या है, इश्यू ऑफ अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर। अब डिबेंचर का टॉपिक आप सब पहले से जानते हो, तो मुझे नहीं लगता कि इसका डिटेल में बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो पीछे वाले जो टॉपिक आए थे ना हमारे, कौन से वाले, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंदर हम सब स्टडी कर चुके हैं, शेयर्स के बारे में, डिबेंचर्स के बारे में। तो डिबेंचर्स का वही टॉपिक फिर उठकर आ गया। शेयर सर्टिफिकेट तो मान लो हम किसी को इशू करते हैं, किसी ने शेयर ले लिया, और शेयर वारंट इशू तब करेंगे जब सामने वाले ने पूरा पैसा दे दिया, फुली पेड अप कैपिटल। ठीक है, और शेयर वारंट लेने के लिए हमको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है, पर शेयर सर्टिफिकेट के लिए ऐसा नहीं है। तो शेयर वारंट आप कब दोगे, जब सामने वाले ने फुल पैसा दे दिया, फुली पेड अप शेयर वालों को देते हो आप शेयर वारंट। शेयर सर्टिफिकेट तो किसी को भी दे सकते हो। तो ये जो डिबेंचर का टॉपिक है, डिबेंचर का टॉपिक आप कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के हेड में पढ़ चुके हो, और मुझे लगता है कि ये डिबेंचर वाला टॉपिक हो जाएगा। बट यहां पर हम डिबेंचर की प्रोसेस की, इशू का जो प्रोसेस है ना, वो देख लेते हैं। डिबेंचर को इशू करने का प्रोसेस ये हमने स्टडी नहीं किया था।
लास्ट टॉपिक है, लास्ट स्लाइड है ये, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिबेंचर को इशू करने के लिए डायरेक्टर मंडल द्वारा एक मीटिंग बुलाते हैं, एक प्रस्ताव पारित होता है। फिर कंपनी की मीटिंग भी होती है, उसके अंदर एक जर्नल प्रस्ताव पारित होता है। फिर हम क्या करते हैं, कमेटी की अपॉइंटमेंट करते हैं, मतलब उसकी व्यवस्था करने के संचालन मंडल प्रस्ताव पास करके एक समिति की नियुक्ति करता है। मतलब हम अब डायरेक्टर्स क्या करेंगे, एक कमेटी बनाएगी, तो कमेटी क्या करेंगे, उसके सलाहकार से हम सारी की सारी बातें पहले से फिक्स कर लेते हैं। फिर जब सारी बातें हो गई तो अब क्या करेंगे, हम पब्लिक को इशू कर देंगे। पब्लिक को जब हम इशू कर देंगे तो पब्लिक को ऑफर हो जाएगा। तो अब वो क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, प्रोस्पेक्टस या स्टेटमेंट रजिस्टर को प्रस्तुत करेंगे। तो यहां पर हम रजिस्ट्रार की बात कर रहे हैं, तो रजिस्ट्रार के पास हमको पूरा का पूरा डिटेल देना होगा। ये बात जैसे हमने शेयर्स में देखी थी, जब भी आप शेयर्स इशू करते हो तो क्या करते हो, 3 दिन पहले, सॉरी, जब आप शेयर अलॉट करते हो तो रजिस्ट्रार को 3 दिन पहले बताते हो ना, तो वैसे ही डिबेंचर्स के मामले भी होने वाला है। रजिस्ट्रार को बताओगे आप, रजिस्ट्रार को बता दिया, फिर आप शेयर डिबेंचर को क्या कर दो, अलॉट कर दो, अलॉट कर दो, फिर इसकी आप एंट्री कर दो, फिर उनको आप सर्टिफिकेट दे दो, फिर उनको रजिस्ट्री में एंट्री कर दो, फिर जो भी डिटेल है वो सारी डिटेल आप किसको देनी है, सारी डिटेल आपको रजिस्ट्रार को देनी है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमारी इसकी प्रोसेस के अंदर आई हैं। ओके, पीडीएफ आज ही मिल जाएगी। डिबेंचर का टॉपिक मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, डिबेंचर और शेयर का जो कंप्लीट टॉपिक है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग वीडियो में से कंप्लीट कर लेना, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको थोड़ा सा जल्दी जल्दी ओवरव्यू दे दिया है, क्योंकि आपके सिलेबस में जो है, क्योंकि आपकी नॉलेज में होना चाहिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप में से कुछ लोगों के कमेंट ऑलरेडी आ चुके हैं कि सर आज के लिए इतना ही काफ़ी है, तुम लोग तो सिर्फ पढ़ रहे हो, मैं भी तो इतनी देर से पढ़ा रहा हूँ,